हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम टू द चैनल स्टबॉर्न एस्पिरेंट। तो गाइज आज की ये वीडियो एसएससी सीपीओ 2024 वाले स्टूडेंट्स लास्ट के 30 दिनों में क्या करें उसके लिए होने वाली है। उनको मैं ये बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या आपको कितना स्कोर आप कर रहे हो या कितना स्कोर आपको एग्ज़ाम में करना चाहिए जिससे आप एक सेफ जोन में रहोगे, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एटलीस्ट वो तो आपको कर ही लेने चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा कवर हो चुका है और वो मतलब कहीं ना कहीं ये टेंशन में है कि हम मतलब सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, इसके बाद भी हमारी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है क्योंकि वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर रहे हैं, उनके से सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन सबको अवॉइड करना है। तो चलिए करते हैं गाइज वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि या आप मेरे को जानते होंगे कि मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। सो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो अभी लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अभी जो लास्ट के 30 दिनों में है जो आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आप रिवीजन को कैसे करें। आप पढ़ लिए तो आपको रिवीजन कैसा करना चाहिए, और आपको एक अबाउट स्कोर के बारे में भी मैं बताऊंगा कि लास्ट के टाइम में मॉक देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, सेफ स्कोर कितना रहेगा और अब की बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड में मैं आपको सारी चीज़ें आपके साथ खोल दूंगा। ठीक है, एक एक चीज़ बता दूंगा कि ये चीज़ आपको करने वाली है। इसके अलावा मैंने आपको मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं, वो डाउट में मैंने आपके लिख लिए। सबसे पहला डाउट है कि भैया पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं आता, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। ठीक है भैया, सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं बताऊंगा आपको सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। भैया लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 पोस्टपोन्ड होगा, तो क्या पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, तो इसका बात इलाज तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो भाई अगर आप इस चीज़ के मतलब इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ। कि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपका एग्ज़ाम 9 मई से स्टार्ट है। ठीक है, अगर ये सोच के ही तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पोस्टपोन होना ना होना इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है, अगले आपका एक जो जेन्युइन डाउट था वो है भैया इस बार सीपीओ की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक बात ये, और भैया लोगों के तो 160-70 मार्क्स आ रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारे तो इतने आ ही नहीं रहे। तो ये सारी जो फालतू के जो डाउट थे आपको, ये सारे मैंने आपके ले लिए और सारे आपके कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अपन बात करेंगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और इस स्लाइड में आपका सब कुछ हो जाएगा कि रिवीजन कैसे करें, कैसे अपन पढ़ें, क्या अपन छोड़ें, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्लाइड में। ठीक है, इस स्लाइड को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क। अब लास्ट टाइम में अपने को टॉपिक्स को चुन चुन के पढ़ना होगा जिसका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा होगा, वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वही अपने को एग्जाम में अपने को मार्क्स दिलाएंगे ज़्यादा और अपने के स्कोर को एक इंप्रूव करने में अपनी हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में बताता हूँ। जो अपना सीपीओ का एग्जाम होता है उसमें चार सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ठीक है, अब देखो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है, तो ये मतलब अपने आप में बहुत प्री में बहुत मतलब एकदम इक्वल वेटेज रखते हैं, लेकिन इंग्लिश का वेटेज सीपीओ में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी अपन देखते हैं कि मैथ्स को जो सबसे पहली बात तो कई बच्चों का ये डाउट है कि सर मैथ्स नहीं हो रही, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके तो कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है। तो या मैं जो बच्चे जिन्होंने अभी तक मैथ्स पढ़ी भी नहीं, जो अभी 30 दिन में अपन आप क्या पढ़ सकते हो जिससे कि आपका स्कोर एटलीस्ट 30 से 35 के अराउंड आपका स्कोर कर सकते हो मैथ्स में भी इजीली, मैं बताऊंगा और आपको जेन्युइनली बताऊंगा और आपको लगेगा कि हाँ रियली ऐसा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन पहले मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में आता क्या क्या है। तो मैथ्स में जो डीआई है ना, डीआई के 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 9 के 9 क्वेश्चन क्या होते हैं, ईजी टाइप क्वेश्चन होते हैं, ईजी। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो के 2 क्वेश्चन आते हैं और एवरेज के 2 क्वेश्चन आते हैं और एलसीएम एचसीएफ के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मेरे भाई, अब आपको करना क्या है कि आप जो अभी अगर मान लो जिसकी मैथ्स बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो उसको केवल ये ही टॉपिक करने हैं जो मैंने अभी बताए, ये जो अर्थमेटिक के टॉपिक है ना, यही करने हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, ये तो यहाँ से आपके कितने मतलब डीआई कर लोगे ना, डीआई से आपके 8 से 9 क्वेश्चन हो जाएंगे और डीआई से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। एक बार करके देखिएगा, आपको आसानी से आपका डीआई के क्वेश्चन बनेंगे और आप मतलब कहीं ना कहीं स्कोर करने लगोगे। अब आप कर क्या रहे हो, आप पूरी मैथ्स के पूरे क्वेश्चन करने में लग रहे हो। ठीक है, अब जब आप इतने ही टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आपके पास अभी जो 1 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
अगर आप इतने ही टॉपिक पढ़ के जाओगे और आपकी पहले मैथ्स नहीं पढ़ी हुई तो आप जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना उसमें केवल आपके पास अगर मैथ्स के लिए आपके पास 40 से 50 मिनट बचा के रखोगे ना तो 40 से 50 मिनट में आपको इन जो ये इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे 25 से 30 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही आप करने की कोशिश करोगे और आप अदर क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपसे इजीली इनमें आप जो आपके पास टाइम है 40 से 50 मिनट, वो टाइम आप इनमें डालोगे तो इनमें डालोगे तो आपके पास टाइम भी रहेगा और आप क्वेश्चन सोल्व विद इन टाइम भी कर सकोगे और आसानी से 30 दिनों में आप ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप आसानी से कर सकते हो। डीआई को करने में मुश्किल से आपको 1 या 2 दिन में आप पूरी डीआई समेट सकते हो, जिससे आपको और डीआई से कुछ नहीं आता, सिंपल सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ये आता है, थोड़ा मामूली सा कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्मली, वो हर कोई कर सकता है अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दोनों के सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर एक को भी पढ़ लिए तो दूसरे का अपने आप आने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब एग्जाम में आपको स्कोर को इंप्रूव करा सकती हैं और आपको ये एक आपको कॉन्फिडेंस देंगी कि हाँ यार मेरे को मैथ्स में भी कुछ आने लगा है, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये बात कर रहा था। अब बात करते हैं कि जो ज्योमेट्री आगे अपना आता है, ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, ये अपने एडवांस मैथ के क्वेश्चन हैं और जिनने सारी मैथ्स कवर कर ली तो अब देखो होगा क्या है कि ये टॉपिक तो आप आसानी से कर लोगे। अब ये जो 4 टॉपिक ये एडवांस मैथ के हैं ना, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर ऑलमोस्ट 20 नंबर का ये वेटेज रखते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये मतलब बड़ी महाभारत नहीं आती, करने को तो सब कर सकता है, ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और फॉर्मूला बुक कोई भी फॉर्मूला बुक उठाओ और उससे आप फॉर्मूला देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में बना लोगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला याद करने से ही नहीं बनेगा, अगर फॉर्मूला याद करने से बनेगा तो हर कोई फॉर्मूला पढ़ के आप क्वेश्चन बना लोगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि वो फॉर्मूला पढ़ के और उस फॉर्मूले पे बेस्ड आप 2 से 3 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन नहीं कर लोगे ना, तब तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है वो अगर उनको एडवांस मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो एडवांस मैथ्स में आप ये करो, एक बार फॉर्मूला पढ़ लो, ठीक है। और आई होप आपने अगर पूरा मैथ्स कवर किया है तो आपने कुछ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो की होगी, अगर वो प्रैक्टिस कर ली है तो आप वो फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जिससे आपको थोड़ी आसानी मिलेगी, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे हाँ कि मेरा एडवांस मैथ्स पे भी पकड़ हो गया है, ठीक है। नंबर सिस्टम, मिक्सर एलिगेशन और CISI से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इनको आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि अपने को पूरा 50 में 50 लेने का लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। यह है आपका मैथ्स की स्ट्रेटेजी, ये सब चीज़ें आप करोगे तो आप इजीली आप अपने आप को मैथ्स में कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। इसके बाद में आती है रीजनिंग। देखो रीजनिंग में आपको मैं एक बात बता दूं, 25 से 30 क्वेश्चन है ना, 25 से 30 क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं जिनका आंसर पेपर में ही होता है, पेपर कटिंग वाले हुए, मिरर इमेज हुई, ठीक है, मतलब जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, तो उनके आंसर उस पेपर में होते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन तो ईजिली आप कर सकते हो, बस आपको मतलब एक अप्रोच सीखनी है यार। आप बताओ भागते क्या हो, सब बच्चे भागते हैं यार मेरे को 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, अरे यार ऐसे मत सोचा करो मेरे भाई, ऐसे सोचने से आप अपना सत्यानाश करा बैठोगे। आपको करना क्या है कि आपको हमेशा क्वेश्चन को छांट के करना होता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आपको नंबर बटोरने होते हैं, आपको आपकी जो आपको टॉपरगिरी नहीं दिखानी होती है कि मेरे को तो 50 में 50 करने, इसके पीछे मत भागो मेरे भाई। और अगर आपका मॉक में स्कोर 35 से 40 के बीच में आ रहा है तो आप पूरे 50 क्वेश्चन ट्राई ही क्यों कर रहे हो भाई। जो 10 क्वेश्चन आपको पता है कि मेरे से 10 क्वेश्चन नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो ना कि यार ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें क्यों मैं मेरा टाइम खराब करूँ। टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है, जो क्वेश्चन होने वाला है वही क्वेश्चन किया करो। इसके अलावा आप जो लास्ट 30 दिन है उसमें केवल और केवल आपको ये 4-5 टॉपिक है, जैसे एनालॉजी वर्बल और कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज और मिसिंग नंबर और एक सीरीज नॉन वर्बल, ये 5 टॉपिक हैं, ठीक है। पर डे आप इनके 50 मतलब 2 दिन तक एक टॉपिक करना तो 100 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या, अगर आप 100 क्वेश्चन लगाओगे तो इनसे आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको जो अभी जो क्योंकि आपके एग्जाम सामने है तो इनसे आप क्या करोगे, जो पिनाकल है उससे आप जब ये क्वेश्चन लगाओगे तो आपके सामने क्या होगा, जो ये क्वेश्चन करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे, कुछ आपका दिमाग अकड़म बकड़म करोगे तो आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको नए नए पैटर्न मिलेंगे और वो पैटर्न
अभी आपके दिमाग में सेट रहेंगे, क्योंकि आपके सामने एग्जाम है और आप उनको इतनी जल्दी आप उनको भूलोगे भी नहीं है, ठीक है। तो वो एग्जाम में पैटर्न सेट रहेंगे ना, और सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई एग्जाम में, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात मानो, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसी पे क्वेश्चन आते हैं, जो सीरीज का क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो आपको एक हेल्प करेगा, एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा कि हाँ यार उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, और आपका दिमाग कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को स्टिक करेगा, जिससे आपको एग्जाम में मतलब 7 से 8 नंबर के इंप्रूवमेंट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। जो क्वेश्चन जो आपके 30 से 35 नंबर के बीच में आ रहे हैं, वो आपको 40 से 42-43 के बीच में आप स्कोर करोगे। और कभी भी इस चीज़ के पीछे मत भागो कि आपको 50 में 50 करने हैं, ठीक है। अगर मेरी भाई एक बात बोलो आप एक बात बोलता हूँ, अगर आप 40 में एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट की 40 में आप स्कोर कर रहे हो किसमें, तीनों सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश रीजनिंग में, तो 120 तो ये होगा। और 10 से 15 नंबर पे आप किस में कर रहे हो, जीके में स्कोर कर रहे हो। एकदम नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो एकदम ही कम होता हो, जिसकी तैयारी इतनी अच्छी से नहीं हो, तो आपका 130 से 135 नंबर आपका स्कोर हो जाता है, और जो नॉर्मलाइज होकर 140 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 140 प्लस स्कोर यार अच्छा स्कोर होता है। आपकी कट ऑफ यूआर से भी हो तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। तो ऐसे थोड़ा दिमाग से स्ट्रेटेजिकली खेला करो, जिससे कि आपको चीज़ें आपके फेवर में हों, ठीक है। ऐसे अंधाधुंध मत भागो करो, भेड़ चाल की तरह बिल्कुल भी मत भागा करो, ठीक है। इसके बाद में आते हैं इंग्लिश में आपको करना क्या है। इंग्लिश में सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश में आपको सबसे पहले तो वोकेबलरी आती है, तो वोकेबलरी में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये भी एक वोकेब है, आपको प्रीवियस ईयर वोकेब कवर करनी है। प्रीवियस ईयर वोकेब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, ये आप लिख लीजिए। प्रीवियस ईयर वोकेब आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर होगा, ठीक है, सिलेक्शन से आप दूर चले जाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अब डेली है ना 30 ईडियम 30 वन वर्ड और 3 स्पेलिंग एरर, जो स्पेलिंग करेक्शन है वो आपको करना है। एंटो आपको नहीं करना है, एंटो आपका साइनो से ही हो जाएगा, ठीक है। 30 ईडियम 30 और डुग्लस 30 और ये करना है। तो आप अगर आप अगले आने वाले 20 से 25 दिन तक भी करोगे तो आपको 600 से 700 आपकी मतलब 700 के अराउंड आप क्या कर लोगे, आप करोगे आप ईडियम फ्रेज वन वर्ड और ये कर लोगे जो प्रीवियस ईयर होंगे। और ये सब चीज़ें आपको करनी है पिनाकल से करोगे तो आपके क्या होगा कि पूरा तो TCS का कवर हो जाएगा, और आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा यार मैंने पूरा प्रीवियस ईयर कवर कर लिया है, और ये कॉन्फिडेंस होगा तो आप एग्जाम में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये मैं पक्का वादा कह रहा हूँ, आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वो चीज़ें देखने को मिलेंगी तो आपका क्वेश्चन सही होगा, उस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो क्वेश्चन आंसर सही करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो इससे ये आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अब आती है ग्रामर को करना कैसे। ग्रामर के रूल आपको या तो आपने नोट्स होंगे, नोट से करना है, अगर वो नोट्स नहीं है तो आपको नीति सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट से आपको जो आपके ग्रामर है ना, ग्रामर के रूल आपको कर लेने हैं, ठीक है। वो बेस्ट बुक है, उससे आप रूल्स करोगे तो आपको मतलब एक हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। पहले पैसेज और क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो रानी मैम है ना, रानी मैम ने बहुत अच्छा कंटेंट डाल रखा है यूट्यूब पे, ठीक है। रानी मैम की क्लास मिल जाएगी आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज की, ठीक है। ये क्या है कि रानी मैम एक प्रैक्टिस क्लासेस करा रखी हैं और बहुत सारी क्लासेस करा रखी हैं। आपको डेली एक क्लास देखनी है, उसमें एक क्लोज टेस्ट और एक जो पैसेज देखना है, ठीक है। तो वो आपको ट्रिक्स बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे जो आपका क्लोज टेस्ट है उसको क्लोज टेस्ट को आपको करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो वो आप उससे सीखोगे ना, और आप 10 से 15 क्लास उससे ले लोगे ना, आप अपने आप में मास्टर बन जाओगे। आपका खुद का दिमाग चलने लग जाएगा, हाँ रियल में ऐसे होता है। और कहीं ना कहीं आप जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होने की संभावना हो जाएगी मेरे भाई, इजीली है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे ना तो आपकी चीज़ें मतलब इंप्रूव होंगी भाई। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ और सभी ये बताते हैं, लेकिन एक होता नहीं यार, स्ट्रेटेजिकली खेलना होता है। एक दिमाग को ऐसे नहीं भेड़ चाल नहीं होता कि सब कुछ पढ़ लूँ, सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ने से सिलेक्शन होता है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, वो पढ़ने से ज़्यादा सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा जीके के अपन बात करें, जीके के लिए आपको करना क्या है, जीके के लिए मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। एक तो क्लासिकल डांस और फोक डांस आपको कर लेने हैं मेरे भाई, एक फेयर एंड फेस्टिवल, जो ये स्टैटिक के 2 टॉपिक हैं, इनसे आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई, पक्का स्टैटिक के ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्लीट पॉलिटी करनी है थ्रू 100 क्वेश्चन बाई परमार एसएससी। अभी परमार एसएससी सर ने ये क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो कर लोगे
आपकी पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी। 3 से 4 घंटे में आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अभी तो आपके 25 दिन है, आप आसानी से रिवीजन भी कर सकते हो। कंप्लीट साइंस करनी है आपको, वन शॉट है, ठीक है। वन शॉट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को वन शॉट है, पर हमारा एसएससी नहीं डाल रखा है, तो उससे आपको मतलब यार ये एक एक 2 दिन में आप कर सकते हो, ठीक है। इजीली आप कर लोगे तो आपका पूरा इतना सा जीके, ये इतना जो मैंने बताया ना, इतना भी कर लोगे ना तो आपका 25 से 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं भाई, मैं बता रहा हूँ जीके में, ठीक है। इतना ही कर लोगे तो आप, ठीक है। नेशनल ये जो आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है, नेशनल इनकम करना है और 5 ईयर प्लान करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्या कोई भी एक वन शॉट वीडियो देख लेना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। और ज्योग्राफी में आपको करना है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, सोलर सिस्टम और एटमॉस्फेयर, ये सब कर लेने हैं, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कर लोगे तो आपका जीके में 25 से 30 नंबर आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ अलग से करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। अगर आप ये चीज़ें भी कर लोगे ना तो आपका एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, आप अबव एवरेज स्कोर करोगे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब भी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं वो अगर इतना भी आप कर लोगे तो, ठीक है। अगली बात अपन करते हैं हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। अब अपन सिली मिस्टेक से क्या करेंगे, देखो होता क्या है, कई बच्चे होते हैं जिनका मतलब कोई आप मॉक देते हो तो मॉक दे रहे होते हैं तो आपके मतलब 200 क्वेश्चन में आपके 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो आपके आते हुए भी गलत हो जाते होंगे। आप सोचते हो कि यार काश ये गलत नहीं होता तो आज मेरा स्कोर 130 आया तो ये 140 हो जाता है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से अपन बचे कैसे, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बात और ध्यान देखो, अगर आप एक क्वेश्चन सिली कर रहे हो ना, एक क्वेश्चन सिली कर रहे हो ना, तो एक तो वो क्या क्या ले जा रहा है, वो आपका क्या क्या नुकसान कर रहा है, वो कर रहा है आपका, एक तो अब जो क्वेश्चन गलत करे उसके नंबर ले जा रहा है, उसके साथ ही आपको एक नेगेटिव मार्किंग के नंबर दे के जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में टाइम कंज्यूम किया वो, ठीक है, टाइम वो लेके गए वो, तो ये मतलब एक क्वेश्चन सिली करने से बहुत ज़्यादा आपके घाटा हो जाता है पेपर में या मॉक में, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 7-8 क्वेश्चन कर रहे हो ना तो आपका सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। एक सिली मिस्टेक आपको जॉब से दूर कर सकती है मेरे भाई, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली लिख दिया है, ठीक है। अब इसके रीज़न बताता हूँ कि सिली मिस्टेक्स के रीज़न क्या होते हैं। सिली मिस्टेक का रीज़न ये होता है कि पहला हो लैक ऑफ फोकस नहीं हो पा रहा, आपका मॉक दे रहे हो या एग्जाम में दे रहे हो, जब भी आपका फोकस नहीं हो पा रहा है तो फोकस आपका वजह क्या, आगे फोकस नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि या तो आपको डर लग रहा है, ठीक है, या तो आपको डर लग रहा है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा स्कोर इस मॉक में अच्छा आया है नहीं आएगा, ठीक है, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मेरा स्कोर खराब आ गया तो यार मेरी तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। आप अपने जो ये डर है ना उसको माइंड पे हावी हो जाने देते हो, ये बिल्कुल भी मत होने दो भाई, बिल्कुल भी मत होने दो। और आप ये सोचो कि आप यार एक मॉक ही तो दे रहे हो मेरे भाई, मॉक दे रहे हो तो मॉक को आप इजीली आप ऐसे सोचो कि मॉक का स्कोर तो मैं खुद ही देख लूंगा, ठीक है, और मैं अपने आप को एनालिसिस कर लूंगा, ठीक है। किसी दूसरे को क्यों बताना, जो आपको एक एंजाइटी देता है वो मौका स्कोर, आप जब किसी दूसरे को बताते हो ना तब आपको एंजाइटी मिलती है, यार तेरा तो स्कोर इतना कम आ रहा है, मेरा स्कोर इतना ज़्यादा आ रहा है, वो सब देख के अपने को एंजाइटी होती है। तो ये सब मत सोचो ना भाई, आपको तो खुद का इंप्रूवमेंट चाहिए ना, तो खुद के इंप्रूवमेंट के लिए खुद ही अपने आप पे वर्क करो, क्यों दूसरों को बताना। अपने आप की परफॉर्मेंस देखो, हाँ मेरा स्कोर इतना आ रहा है और मैं ये कर लूँगा तो मेरा स्कोर इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। और ईजिली आपको ये सब चीज़ें देखोगे तो अपने आप आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपका राइट एम्बियंस नहीं है, मतलब आपके चारों ओर का वातावरण है जिसमें नॉइस हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप कोशिश किया करो शांति में, बिल्कुल रात को मॉक दिया करो जिससे बिल्कुल शांति हो, जिससे आपको मतलब आपका कंसंट्रेशन मॉक पे बने, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, एक बात अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी जो आपको ठीक कैसे करना है। जैसे मैं एक डायरी बनाऊँ, मिस्टेक से एक डायरी बना लो, ठीक है, जो एक डायरी बनाओ और उस डायरी में क्या करो, उस डायरी में नोट डाउन करो कि आज जो मॉक दिया हूँ इसमें मैं कि नोट डाउन की ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई, इसमें मैंने तुक्का मारा, इसमें इस सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, और हमारा आंसर मारने से पहले, और हमेशा एक बात और ध्यान रखो, हमेशा आंसर मार रहे हो ना तो मारने से पहले ये सोचो कि कभी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कि हाँ यार गलत हो सकता है, और कभी भी जल्दी मत मारो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ के क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ो। ये सब चीज़ें हैं जो आप करोगे। अब ये अगर 5-7 दिन में आप कर लोगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट अच्छे से हो जाएगा। बताओ आप करते क्या हो, आप चीज़ों को करते नहीं हो यार, करते नहीं हो, आप बस देख लेते हो, वीडियो देख लोगे, बस आप छोड़ के चले जाओगे। करो यार, करो, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को क्वेश्चन मारे तो उससे पहले सोचो कि हाँ 2 सेकंड के लिए रुक जाओगे, हाँ सही मारूँ, बस इतनी यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाएगी, ठीक है, ठीक है। आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं पता है मेरे भाई, ठीक है, नहीं पता है, ठीक है।
उसके लिए आपको डाटा क्रिएट करना होगा, जो आप मिस्टेक्स की जो डायरी बनाओगे ये डाटा क्रिएट करना होगा, और खुद को बताओ, माइंड तक ये बात पहुंचाओ कि आप ये गलतियां कर रहे हो मेरे भाई। ये सब चीज़ें आपको माइंड तक पहुंचानी होंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको सिली मिस्टेक से आपको दूर करेंगे, ठीक है, सिली मिस्टेक से आपको अवॉइड करोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अब सेफ स्कोर क्या होगा। देखो मेरे भाई, सेफ स्कोर एक एग्जाम के पहले सेफ स्कोर बताने का कोई सेंस है नहीं, ठीक है, और मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि आपको सेफ स्कोर बताऊँ, ठीक है। फिर भी यार बहुत सारी आप बच्चों की क्वेरी होती है कि सर कितना सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि ये एक आइडिया मिल जाता है आपको, एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार इतना एक कट ऑफ जाने वाली है और मेरा स्कोर इतना हो रहा है, तो मैं इजीली सीपीयू का प्री क्लियर कर दूंगा, ठीक है, और मैं आगे फिर मेंस को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा यार मेरा तो स्कोर इतना हो नहीं रहा, तो मैं कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम आरपीएफ ऐसा ही तैयारी करनी चाहिए, उस पर मेरे को फोकस करना चाहिए क्योंकि मेरा सीपीयू का एग्जाम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया जाता है कि इतना आप स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छे जोन में हो, आप एक अबव एवरेज हो, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक सीपीयू की तैयारी कर रहे हो तो सीपीयू का जो कट ऑफ है ना, यूआर का कट ऑफ आपको ये मान के चलना है कि 115 से 120 के बीच में। अगर पैटर्न प्रीवियस ईयर जैसा रहा, पेपर का पैटर्न प्रीवियस ईयर का जैसा रहा, तो आपको 115 से 120 के बीच में आपका यूआर की कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। अगर पेपर थोड़ा टफ है तो भाई कट ऑफ कम भी जा सकती है, अगर पेपर आसान है तो भाई कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन अगर आप अभी 115 से 120 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है यूआर कैटेगरी से, तो आप एक सेफ जोन में खेल रहे हो। ओबीसी वाले देख सकते हैं, ओबीसी वाले आप अपने आप से देख सकते हो 105 से अगर 110 के बीच में आपका अगर स्कोर आ रहा है तो आप इजीली आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे, प्री की कट ऑफ को, ठीक है। बाकी यूआर एससी एसटी कैटेगरी वाले अपने हिसाब से, ईडब्ल्यूएस वाले भी इतने ही, आपका ईडब्ल्यूएस वाले भी इतने ही देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाले अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि उनके कट ऑफ 5-7 नंबर और कम हो चली जाएगी, ठीक है। ये थी आपकी ये वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। आप मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें किया करो, ठीक है। और वीडियो पूरा देख ही लियो, तो इतना सारा वीडियो मेरी सजेशन देखने के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कैसी आपको मेरी सजेशन लगी, क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैंने जरूरी रियली आपको हेल्पफुल चीज़ें बताई है, ठीक है। इसके अलावा अपना स्टबोन एस्पिरेंट नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट